सोलो लेवलिंग का सेकंड सीजन खत्म हो चुका है एंड सेकंड सीजन के लास्ट एपिसोड में हमको कुछ हिंट्स दिए गए थे जो कि इंडिकेट करता है कि सोलो लेवलिंग में आगे जाके सन जिन वू का फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो उन्हीं सारी चीजों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्पॉइलर वार्निंग देके रखना जरूरी है। तो चलो कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं एंड चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो एक मेन पार्ट को इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देना जरूरी है जो कि लास्ट एपिसोड में बिल्कुल ही हटा दिया गया था। एंड मैं यहाँ पे कोई सिंगल पेज के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं एक डायरेक्ट पूरे के पूरे चैप्टर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि पूरे एनिमे के अंदर से ही मिटा दिया गया है। जिस चैप्टर के अंदर में यूएसए का हंटर एसोसिएशन ब्यूरो सन जिन वू से मिलते हैं उनसे डायरेक्ट बात करने के लिए, जिसमें हमको पहली बार अपग्रेडर का कॉन्सेप्ट पता चलता है। अभी अपग्रेडर वो एक तरीके का हंटर है जो कि अवेकन हंटर्स के पावर्स को दोबारा से अवेकन करने में मदद करता है, जिससे कि उनके पावर्स 20 से 30% तक बढ़ सकते हैं। ये पावर सिर्फ गिने चुने लोगों को दिया जाता है जो कि यूएसए के सिटीजनशिप के अंदर में आते हैं, जिनमें कुछ कुछ हंटर्स ऐसे भी हैं जो कि नेशनल लेवल तक भी जा चुके हैं, जिसके क्यूरियोसिटी में आके सन जिन वू उस अवेकनर से मिलने जाता है। लेकिन जब जिन वू के ऊपर वो अवेकनिंग एबिलिटी यूज किया जाता है तब उनको पता चलता है कि जिन वू का पावर लिमिटलेस है। एंड जिन वू के आंखों में देखकर ही अवेकनर को पता चल जाता है कि जिन वू के अंदर में एक एंडलेस डार्कनेस है, जो कि आगे जाके हमको हिंट देता है उसके अंदर के रहस्य में शैडो मोनार्क की पावर को। अब ये चीज शायद हमको अगले सीजन में इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे आगे के सफर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज सेट करने वाला है। अब यहाँ पे आगे आते हैं नेक्स्ट सबसे बड़े ईस्टर एग की तरफ जो कि है मोनार्क्स। अब अगला सीजन पूरा सेटअप होने वाला है बैटल ऑफ मोनार्क को टेक प्लेस करने के लिए, जहाँ पे इस सीन में हमको दो मोनार्क्स दिखाए जाते हैं। पहला है हमारा बीस्ट मोनार्क एंड दूसरा है हमारा फ्रॉस्ट मोनार्क। अब इन मोनार्क्स के हर एक के पास इतना पावर है कि वो एक पूरा प्लैनेट उनके सिर्फ एग्जिस्टेंस में होने की वजह से ही डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। बट देन क्वेश्चन ये आता है कि अगर इन लोगों के पास इतनी ज्यादा ताकत है तो अर्थ इन दोनों के एग्जिस्टेंस को कैसे हैंडल कर सकता है। अब इनका मेन कारण है डंजन्स। हर एक डंजन्स के क्रिएट एंड उसके डिस्ट्रॉय होने के बाद अर्थ का माना कोर बहुत हद तक बढ़ जाता है, जिसकी वजह से और भी हायर लेवल के बीइंग्स अर्थ में आके एग्जिस्ट कर सकते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग किसी प्लैनेट का माना कोर होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कोई मोनार्क या फिर सुपीरियर बीइंग वहां पे आके एग्जिस्ट कर पाए। जुजो आइलैंड का स्केल अर्थ के माना कोर को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया जिससे कि वो मोनार्क के सुपीरियर बीइंग को भी हैंडल कर पाए। एंड यही चीज जिन वू को आगे जाके शैडो मोनार्क बनने के सफर में और भी ज्यादा हेल्प करेगा। बट द रियल क्वेश्चन इज हाउ। अब इसका आंसर जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा सीजन 1 के एपिसोड 1 में, जहाँ पे सन जिन वू कुत्ते की मौत बनने वाला था। अब मोनार्क से फाइट करना है तो तुमको खुद को भी मोनार्क बनाना पड़ेगा, वरना तुम्हारा हाल थॉमस आर्मरे जैसा हो जाएगा। अब खुद को मोनार्क बनाने के लिए सन जिन वू को फिर से जाना पड़ेगा डबल डंजन में, जहाँ पे एंट्री करने के बाद सन जिन वू को इतना तो पता चल जाता है कि ये जो सिस्टम का खेल है वो सन जिन वू को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए नहीं बल्कि शैडो मोनार्क का वेसल क्रिएट करके उसकी बॉडी को शैडो मोनार्क की जगह रिप्लेस करने का था। शायद यही एक रीजन है जिसकी वजह से एल्विश यादव सिस्टम फाड़ने की बात करता है। एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? बट किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का बॉडी इतना केपेबल नहीं कि वो किसी मोनार्क की पावर को अपने बॉडी में यूज भी कर पाए। तो ये सिस्टम इसीलिए बनाया गया था जिससे कि एक स्ट्रॉन्ग वेसल चूज किया जाए एंड उसको आगे जाके शैडो मोनार्क के लिए यूज किया जाए। अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो को अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो पूरा का एक डेडिकेटेड 1 घंटे का वीडियो मैं बना सकता हूं। तो चीजों को शॉर्ट रखते हुए इतना चीज समझ लो कि डबल डंजन के आने के बाद सन जिन वू का सेकंड स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, जिससे सन जिन वू सिस्टम से भी एक लेवल ऊपर चला जाता है। बट यहाँ पे क्वेश्चन यही आता है कि वो क्या एल्विश यादव से ऊपर जा सकता है? एल्विश एंड डबल डंजन को खत्म करने के बाद सन जिन वू के पास 2 हार्ट्स आ जाते हैं, एक तो अपना खुद का एंड दूसरा ऐशबॉर्न का, जिसका नाम होता है द ब्लैक हार्ट। एंड अब ये चीज पूरे के आगे की स्टोरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो सेकंड स्टेज के अवेकनिंग को पार करने के बाद सन जिन वू वर्ल्ड के नंबर 1 रैंक हंटर को हरा देता है। बट ये मेन स्टोरी के अंदर में उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, तो इसको हम साइड में रखते हैं। याद है वो अवेकनर जिसकी बात मैंने सबसे पहले बोली थी? उस अवेकनर के अंडर में ऐसे बहुत सारे हंटर्स हैं जो कि फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट भी बने हैं। एंड मोनार्क्स का ये प्राइम एनिमी होता है फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, क्योंकि वो डायरेक्ट रूलर के अंडर में आते हैं। एंड यहाँ पे जिन वू का बाप
एंड गोगन ये दोनों ही फ्रैगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट के अंडर में पड़ते हैं। यहाँ पे मोनार्क्स का मेन गोल है फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट को मारना एंड जिनवू को शैडो मोनार्क बनने से रोक देना। एंड स्टोरी में आगे जाते हुए मोनार्क्स ऐसे बहुत सारे फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्रिलियंट लाइट को मार देते हैं एंड इवेंचुअली गोगन ही को भी वो लोग मार देते हैं, जिसके बाद मोनार्क्स फुल स्केल में जिनवू के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं, जिस फाइट के अंदर में जिनवू बहुत सारे मोनार्क्स को मार देता है बट एंड में 2 मोनार्क्स रह जाते हैं, बीस्ट एंड फ्रॉस्ट मोनार्क। बट इन द एंड जिनवू फ्रॉस्ट और बीस्ट मोनार्क से फाइट करते हुए बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है एंड इन द एंड उसका हार्ट भी स्टॉप हो जाता है एंड उसके बॉडी में आगे जाके कुछ चेंजेस होते हैं। इसको बचाने के लिए जिनवू का बाप बीस्ट और फ्रॉस्ट मोनार्क के बीच में आ जाता है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। एनीवे, इसके बाद स्टार्ट होता है स्टेज 3 ऐशबॉर्न का एवेकनिंग, जिसमें जिनवू को ऐशबॉर्न की पूरी स्टोरी देखने को मिल जाती है एंड उसका पास्ट पूरा का पूरा देखने के बाद शानजिनू के पास ऐशबॉर्न का पूरा शैडो अथॉरिटी आ जाता है एंड एवेकनिंग होने के बाद शानजिनू के अंडर में जितने सारे शैडोज थे उनका भी लिमिटर्स हट जाता है एंड थर्ड एवेकनिंग होने के बाद बीस्ट एंड फ्रॉस्ट मोनार्क जिनवू के सामने टिक भी नहीं पाते एंड ये सब छोटे मोटे मोनार्क के साथ फाइट होने के बाद स्टार्ट होता है मेन मोनार्क के साथ फाइट, द मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ जिनवू का फाइट होते होते पूरे ह्यूमैनिटी के लग जाते हैं, बट ये बैटल ऑफ मोनार्क वगैरह सीजन 3 में नहीं दिखाया जाएगा अनटिल अनलेस वो लोग 24 एपिसोड का सीजन लाते हैं। बट आई रियली होप कि ये लोग ऑरा फार्मिंग की जगह पे थोड़ा बहुत स्टोरी एंड लोर के ऊपर भी ध्यान दे, क्योंकि ये सारी स्टोरी एंड लोर्स आगे जाके बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है। बाकी अगर तुम लोगों को लगता है कि शैडो मोनार्क एंड मोनार्क्स के अथॉरिटीज के ऊपर तुम्हें एक डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, मैं आगे जाके मोनार्क एंड रूलर्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो तुम्हारे लिए लाऊंगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए सायोनारा एंड आरिगातो गोजाइमास।